गाइज हेलो एंड वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा था और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन योर एरिया एंड प्रिपेयर अ चार्ट एज फॉलोज। मतलब आपके एरिया में जो अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर कोई वस्तुएं होती है, उनका एक चार्ट बनाइए। उन्होंने पहले एक प्लास्टिक बॉटल दी गई है। प्लास्टिक बॉटल डिग्रेडेबल है क्या? नहीं। नो, इट्स नॉट अ डिग्रेडेबल, इट्स नॉट ऑर्गेनिक, सो नो। नॉन डिग्रेडेबल, यस, ये नॉन डिग्रेडेबल है। रिसाइकलिंग हो सकती है इसकी? हाँ, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो सकती है। रीयूज़ हो सकता है। और प्लास्टिक एक टॉक्सिक मटेरियल है। सो यहाँ पर हम एक और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हम यहाँ पर ले सकते हैं फ्रूट पील्स, फ्रूट पिल्स या फिर फ्रूट स्किन्स। फ्रूट स्किन्स डिग्रेडेबल? हाँ, डिग्रेडेबल है। ये नॉन डिग्रेडेबल? नो। रिसाइकलिंग? नो। रीयूज? नो। टॉक्सिक? यस। टॉक्सिक भी? नो। वो भी टॉक्सिक नहीं होती, उससे हम ये बना सकते हैं, बायोगैस या फिर कोई एनर्जी बना सकते हैं। Nowadays, electronic devices, the cell phone is very popular. From a mobile shop near your house, find out how they dispose old and broken down cell phone. ये आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपके घर के पास में जो मोबाइल शॉप है, वहाँ पे जाके आपको पता लगाना है कि वो पुराने और टूटे हुए फ़ोन्स का क्या करते हैं। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट दिया गया है। तो पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसका नेचर पे बहुत गलत इफ़ेक्ट होता है, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होता है हार्मफुल वेस्ट का। और दूसरा इफ़ेक्ट है बैड ऑर्डर, मतलब आजू बाजू में या फिर उसके अराउंड बैड ऑर्डर, मतलब गंदी महक होती है। महक कचरे के अगर आप कचरे के बाजू से गुजरेंगे, हार्मफुल कचरे से, तो उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती है। और जो टॉक्सिक गैसेस होती है उनका ऑर्डर बैड होता है। वहाँ से आपको गंदी महक आएगी, स्मेल गंदी आएगी। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, देखा मैंने आपको बोला था ना, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। ऐसे मटेरियल्स में से टॉक्सिक गैस निकलती है, हार्मफुल वेस्ट में से टॉक्सिक गैसेस निकलती है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है, पेड़ पौधे, उनको वो डिग्रेड कर देता है, ख़राब कर देता है। पानी को भी ख़राब कर देता है। एयर पोल्यूशन होता है, अगर वो हम उनको एक जगह पे रखेंगे तो उसमें टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। टॉक्सिक गैसेस से एयर पोल्यूशन होगा। वाटर पोल्यूशन होगा, अगर वो हार्मफुल सॉलिड वेस्ट हम वाटर बॉडीज़ में डालेंगे तो वाटर का भी पोल्यूशन होगा। सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर उसकी जो रीजेनुएशन पावर रहती है क्रॉप्स में या फिर किसी भी पेड़ को रीजेनुएट करने की, वो भी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस। इसमें से जो वेस्ट होता है उसमें हार्मफुल गैसेस होती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे डिसीजेस फैलते हैं। नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए, नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमको कितनी ज़रूरत है। सो पहला टॉपिक है प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप सराउंडिंग क्लीन्स, मतलब हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमें कम करने के लिए और सराउंडिंग क्लीन रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं सॉलिड वेस्ट से। जो वेट सॉलिड वेस्ट होता है ना, डिग्रेडेबल, उससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और उससे वर्क बनेगा। और उससे हम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम भी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की कंपनी में। टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेन आता है, डिग्रेडेशन या फिर उनको
डिस्पोज करने का, हम ऐसे वे किधर विधर डाल देते थे, तो नेचुरल रिसोर्सेस उनको डिग्रेड करते हैं, तो उनसे उनका स्ट्रेन कम होगा। टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस, मतलब इससे आपका हेल्थ अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी अगर हमने अच्छे तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तो। इट इज़ नीड ऑफ हावर टू इम्प्लीमेंट solid waste management practices to avoid the possible problems due to solid waste generated from urban and industrial areas to maintain clean environment, मतलब आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? एक ज़रूरत है कि हम सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट करें, और इस ऐसे ऐसे करने से हम जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स होने वाली है सॉलिड वेस्ट जो शहरी इलाकों में या फिर इंडस्ट्रियल इलाकों में जो वेस्ट बनता है, उससे हम रोक सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और आज हमारे अराउंड क्लीन इन्वायरमेंट रख सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वी शुड इम्प्लीमेंट measures like increasing the efficiency of production processes so that minimum waste will be generated, मतलब इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम प्रोडक्शन इफ़िशेंसी को बढ़ा सकते हैं। सो उससे क्या होगा? मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड, कम वेस्ट बनेगा। अगर प्रोडक्शन का जो इफ़िशेंसी है कम है तो वेस्ट ज़्यादा होगा, अगर प्रोडक्शन का इफ़िशेंसी ज़्यादा है तो वेस्ट कम होगा। रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। देखो साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, देखो फ्लो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है या फिर एक डायग्राम दिया गया है जिससे हमको रिप्रेजेंट किया गया है। देखो सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट को दो हिस्सों में बांटना है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, मतलब डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। इससे हमें उनको डिस्पोज करने में आसानी होगी। एंड सेकेंड है कंपोस्टिंग, मतलब उनको कंपोस्ट करना, मतलब उनसे एक फ्यूल या फिर एक फर्टिलाइज़र बनाना। एंड सेफ एंड लैंडफिल साइट्स, मतलब उनको एक सेफ लैंडफिल साइट में डाल के उसका डिग्रेडेशन करना। देखो और एक कंपोस्टिंग है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में से क्या होता है? अगर हम गार्बेज को, मतलब जो डिग्रेडेबल गार्बेज है उसमें वर्मी मतलब क्या? अर्थवर्म्स या फिर कोई वर्म्स जो वेस्ट को डिग्रेड करने में या फिर सॉइल को रिजेनरेट करने में, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाने में मदद करती है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। द इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल मेथड, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, उनको ऐसे लैंड रहता है, डंपिंग ग्राउंड रहता है, वहाँ पे उसको गाड़ियों से डंप किया जाता है और वहाँ पे वो लैंड में फिल कर दिया जाता है, उसे लैंडफिल मेथड कहते हैं। पायरोलोसिस, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, जो वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करते और उससे क्या बनता है? बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। देखो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, उसे हम मैनेज कैसे करेंगे? इनक्रिएशन मेथड से। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स है जो यहाँ पे बताए गए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 3 या फिर 4, ये देखो प्रिंसिपल दिया गया है, ये 3 प्रिंसिपल है वो सबसे मेन है। देखो ये 3। रीयूज, आफ्टर यूज ऑफ मटेरियल्स यू शुड रीयूज्ड फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस, मतलब अगर हम एक चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब हमने एक प्लास्टिक बॉटल ली है, प्लास्टिक पानी की बॉटल है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में बनाने के लिए, उसको DIY बोलते हैं। हम करते थे ना स्कूल में DIY, वेस्ट टू बेस्ट। सो रिफ्यूजल ऑफ यूज आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक एंड थर्माकोल, मतलब हमको यूज़ नहीं करना, क्या यूज़ नहीं करना? नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक एंड थर्माकोल का हमें यूज़ कम करना है। रिसाइकल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ
यूजफुल आर्टिकल्स बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, मतलब प्रोडक्शन किसका करना है, आर्टिकल्स का, किससे, सॉलिड वेस्ट से, उनको रिसाइकल करके। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर और ग्लास रिसाइकल हो सकते हैं, वैसे प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है। रीथिंक आवर हैबिट्स, एक्टिविटीज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन कनेक्शन विथ यूज ऑफ वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, मतलब हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, हमारे डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिड्यूस या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज अवॉइड देयर वेस्टेज, मतलब जो ज़्यादा वेस्ट बनाते हैं ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज, मतलब पुराने जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको वापस यूज़ करना चाहिए। वन थिंग शुड बी शेयर टू मैनी, मतलब एक चीज़ अगर हमने यूज़ की तो हमें उसे दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, उन्हें डायरेक्ट फेंकना नहीं चाहिए। यूज़ एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड, मतलब जो पेन्स होते हैं, हमने देखा है ना पेन्स, कुछ 3 रुपए वाले पेन्स होते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, उनसे प्लास्टिक का वेस्ट ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो उनकी बॉडी है उनमें हम रिफ़िल डाल के उनको रीयूज़ कर सकते हैं, वैसे पेन्स का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ एंड थ्रो का कम करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। रिसर्च, कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड रीयूज ऑफ मटेरियल्स दैट टेम्परली आउट ऑफ यूज़, मतलब ऐसे रिसर्च कंडक्ट करना चाहिए मटेरियल्स को रीयूज़ करने के लिए जो टेम्परली आउट ऑफ यूज़ है। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, मतलब ऐसे पब्लिक अवेयरनेस पैदा करनी है पब्लिक में कि फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ रूल्स बनाने हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लॉज बनाने हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक की मदद करनी है। एंड द मोटिवेटिंग अदर्स टू द सेम, उनको मोटिवेट भी करना है। देखो यहाँ पे कुछ हैबिट दी गई है जिनको थिंक अबाउट इट में दिया गया है। सम हैबिट्स आर डिस्क्राइब बिलो, डू वी हैव दोज हैबिट्स, इफ सो हाउ डज इट हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट। फॉलोइंग, देखो पहली हैबिट दी है फॉलोइंग द 3R मंत्रा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देखो ये यूजफुल है किसमें, वेस्ट मैनेजमेंट में। फर्स्ट हैबिट इज यूजफुल, थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट एंड आइसक्रीम बिस्किट इनटू डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग। देखो ये भी हैबिट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है। अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड इंस्टेड यूजिंग क्लॉथ बैग्स और बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड साड़ीज, ये भी अच्छी है, इससे भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं पैदा होता। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, रीयूज ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स, देखो इससे पेपर का यूज़ कम होगा। अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रेफरिंग टू यूज़ वंस हैंकरचीफ, इससे भी पेपर का यूज़ कम होगा। जो हैंकरचीफ है हमें उसे रीयूज़ कर सकते हैं धो के। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज, जो लीड बैटरीज है उससे वेस्ट पैदा होता है और जो रिचार्जेबल बैटरीज है उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एडुकेटिंग encouraging the family and society in this regard, मतलब इम्प्लीमेंट क्या करना है हमें, प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड उनको एडुकेट करना है और इनकरेज करना है उनकी सोसाइटी और फैमिली को। अवॉइडिंग द यूज़ एंड थ्रो, हमें यूज़ एंड थ्रो को अवॉइड करना है। टेट्रा पैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स कैन जो होते हैं उन्हें अवॉइड करना है, और जो मैंने बताया ना यूज़ एंड थ्रो पेन्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, जापान हैज़ डेवलप्ड द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स एंड पेपर अदर यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम बनाना पीलिंग्स। देखो दूसरे कंट्रीज़ ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऐसे सब्स्टिट्यूट्स निकाले हैं। अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बहुत बड़ा लार्जर प्रोड्यूसर है अमेरिका फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, और जापान है ना वो उसने ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, वो थ्रेड्स और पेपर्स बनाते हैं और अदर यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं बनाना पीलिंग से।
हमारे इंडिया को भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। विच वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर यूज्ड इन आवर विलेज टाउन सिटी। हमारे टाउन विलेज और सिटी में कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। हमारे यहाँ पे ड्राई और वेट वेस्ट को अलग करके रखा जाता है। जो गार्बेज ट्रक्स आते हैं उनमें उनको देने के लिए। पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। देखो कितने दिन लगते हैं कौन से वेस्ट को डिग्रेड होने में। देखो बनाना पीलिंग्स को 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स में बनाना पीलिंग्स डिग्रेड होती है। क्लोथ बैग्स को एक मंथ लगता है, 1 मंथ। रैक्स को कितना दिन लगता है। देखो रैक्स को 5 मंथ्स लगते हैं। वुलन के जो सॉक्स पहनते हैं हम उनसे 1 ईयर लगता है डिग्रेड होने में। वुड को पूरा डिग्रेड होने में, सड़ने में कितना दिन लगता है। उसको लगते हैं 10 से 15 साल। लेदर को लगते हैं 40 से 50 साल। टिन कैंस को 50 से 100 साल। एल्युमिनियम कैंस को 200 से 250 साल। और प्लास्टिक बैग्स को देखो 10 लाख साल। मतलब आप आज जो प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो, प्लास्टिक वेस्ट फेंक रहे हो, वो अगले 10 साल तक ज़मीन में सड़ता रहेगा। एल्युमिनियम कैंस को भी बहुत सारे दिन लगते हैं। एल्युमिनियम कैंस को भी हमें अवॉइड करना है। टिन के कैंस को भी अवॉइड करना है। और ये देखो थर्माकोल और स्टाइलोफोम सबसे खतरनाक है। उसको इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब वो कभी डिग्रेड होगा ही नहीं, ज़मीन में पड़ा पड़ा रहेगा लेकिन वो कभी डिग्रेड नहीं होगा। इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज लॉन्ग, इट इज seriously affects our other environmental factors. What are care about this? हमें जिस सब्सटेंस को या फिर जिस चीज़ को डिग्रेड होने में बहुत साल लगते हैं उसे यूज़ नहीं करना। टिन कैंस, एल्युमिनियम कैंस, प्लास्टिक बैग्स, थर्माकोल, हमें इसे यूज़ नहीं करना, हमें इसे अवॉइड करना है। बिलो शोज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग वेस्ट। 9.5 में देखो यहाँ पे हमें वेस्ट कैसे स्टोर करना है इसके बारे में दिखाया गया है। पेपर को अलग कैन में रखना है, ग्लास को अलग कैन में रखना है, मेटल को अलग कैन में रखना है, प्लास्टिक को अलग कैन में रखना है। ये रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकलेबल चीज़ें हैं। सो हमें ज़्यादातर वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग करके रखना है। हमारे यहाँ पे भी गार्बेज ट्रक्स आती है, वो भी ड्राई वेस्ट को अलग, वेट वेस्ट को अलग करके जब हम रखेंगे तभी लेती है। Peep into the past. Ever since ancient times, special attention has given to be garbage disposal. देखो ग्रीक टाइम्स में क्या होता था, पहले ज़माने में एशियन टाइम्स में गार्बेज डिस्पोजेबल को बहुत अच्छे से अटेंशन दिया जाता था। इन ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस इन 320 BCE अ लॉ हैड बीन इनेक्टेड रिगार्डिंग गार्बेज डिस्पोजल। मतलब ग्रीक सिटी में, एथेंस में 320 BCE में एक लॉ था, किसके रिगार्डिंग में, गार्बेज डिस्पोजल के रिगार्डिंग में। इट मेड थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ऑफ इज ऑफेंस। मतलब खुले में कचरा फेंकना एक ऑफेंस था, मतलब एक गुनाह था, उसके लिए सज़ा होती थी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देखो हमें अभी टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। विच नेचुरल कैलेमिटीज़ हैव यू एक्सपीरियंस्ड, हाउ डिड दे अफेक्ट द कंडीशन इन योर सराउंडिंग्स। मतलब कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, जैसे कि फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो इरप्शन है, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है। हाउ विल यू मेक अ प्लान टू बी सेफ फ्रॉम कैलेमिटीज़ और मिनिमाइज द डैमेज। हमें क्या करना चाहिए, जो रिवर कोस्ट्स होते हैं वहाँ पे हमें घर बिल्ड नहीं करने चाहिए, और या फिर कोई नेचुरल हैबिटेट है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वेरियस नेचुरल डिजास्टर लाइक थंडरबोल्ट्स, मतलब लाइटनिंग, जो आसमान में बिजली चमकती है, लोगों पे गिरती है। फ्लड्स, फायर, मतलब जो जंगल में अचानक से फायर लग जाती है। मैन मेड डिजास्टर्स लाइक एक्सीडेंट,
bomb explosion, chemical accidents in industries, stampedes in mass gatherings. मतलब जो जब लोग एक दूसरे पे भागते भागते बहुत, अगर बहुत गैदरिंग है और कोई अगर किसी ने कह दिया कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में भागने लगते हैं एग्जिट की तरफ, और कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। उन पे चल के लोग जब जाते हैं उनको स्टैम्पेड्स का आता है, क्या आ जाता है, रायट्स मतलब दंगे etc. occur around us from time to time. They cause large scale damage of life and property. जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है प्रॉपर्टी ऑफ एंड लाइफ की. What are the types of casualties that are seen to occur in different types of disasters? डिजास्टर्स में कौन सी कैजुअलिटीज़ होती है? लाइफ कैजुअलिटीज़ और प्रॉपर्टी कैजुअलिटीज़. फर्स्ट एड टू डिज़ास्टर विक्टिम्स. यहाँ पे देखिए फर्स्ट एड दिया गया है डिज़ास्टर विक्टिम्स के लिए. देखिए इससे पहले हम यहाँ पे देखें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिवेंशन ऑफ. फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर. डेंजर एंड लॉस को हम प्रिवेंट करेंगे. इम्प्रूविंग टॉलरेंस, टॉलरेंस को बढ़ाएंगे. प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म. वहाँ के लोगों को बचा सकते हैं हम, उनको रिलीफ दे सकते हैं डिजास्टर से. प्रिपरेशन ऑफ टू फेस द डिजास्टर, डिजास्टर को फेस करने के लिए पहले से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. इमीडिएट एक्शन इन डिजास्टर सिचुएशन, जब डिजास्टर होगा तब हमें कोई भी इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा. असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर से डैमेज हुआ है और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हमें असेस करना पड़ेगा. अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, रेस्क्यू कैंप्स या फिर रेस्क्यू टीम भेजनी पड़ेगी हमें जो डिजास्टर विक्टिम्स हैं उनके लिए. रिहैबिटेशन एंड रीबिल्डिंग, मतलब जहाँ पे एक कोई डिजास्टर से अफेक्टेड एरिया है वहाँ से लोगों को हमें किसी सेफ जगह पे रिहैबिटेट करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन, और उस जगह को रीबिल्ड करना पड़ेगा तब तक जब तक वो लोग किसी सेफ जगह पे है. देखो फर्स्ट एड्स टू डिजास्टर विक्टिम्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिवेंशन ऑफ डेथ. मतलब फर्स्ट एड क्या है? लोगों को डेथ से बचाने के लिए फर्स्ट एड है. प्रिवेंटिंग एंड डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन. हेंस इट इज important to know that the emergency measures और फर्स्ट एड प्रैक्टिस टू बी फॉलोड. मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इमरजेंसी मेजर्स को लेना और फर्स्ट एड प्रैक्टिस को फॉलो करना. लोगों को किसी सेफ जगह पे रिहैबिलिटेट करना, उनका हेल्थ का ध्यान रखना. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रिस्क्यूएशन, ABC. देखो ABC दिए गए हैं इसमें ABC दिए गए हैं लाइफ रेस्क्यूएशन के लिए. एयरवे, इफ द विक्टिम हैज़ डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन और चिन शुड बी रेज्ड सो रेस्पिरेटरी स्पेसेस रिमेन्स ओपन. मतलब अगर कोई किसी विक्टिम को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसका सर ज़मीन की तरफ नीचे उसको लेटा देना चाहिए. उसका जो चिन होता है, ठुड्डी, हनुवटी और ठुड्डी रहती है, हमारा जो चिन रहता है उसको ऊपर की तरफ रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, उसका एयर पैसेज खुला रहेगा. अगर किसी विक्टिम को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी तो हमें उसे माउथ टू माउथ रेस्क्यूएशन देना पड़ेगा. इफ़ अ ब्रीथिंग हैज़ स्टॉप्ड द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रेस्क्यूएशन. मतलब अगर किसी विक्टिम को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है तो हमें उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल, मुंह से उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना पड़ेगा. सर्कुलेशन, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, उसको 2 बार देना पड़ेगा, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ेगा. द हार्ट शुड बी प्रेस्ड, मतलब हम उससे CPR देना पड़ेगा. उसका हार्ट पे ऐसा 2 हाथ रख के
बोथ हमारे दोनों हाथ रख के प्रेस करना पड़ेगा हार्डली। दिस, दो हाथ उसके चेस्ट पे रख के उसे प्रेस करना पड़ेगा रिपीटेडली 15 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रेसिक्यूएशन, मतलब CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिक्यूएशन, CPR। इट इज़ हेल्प ब्रिंगिंग सर्कुलेशन बैकवर्ड नॉर्मल। किसी को हार्ट अटैक आता है या फिर कोई अनकॉन्शियस होता है तो हमें उसे CPR देना पड़ता है माउथ टू माउथ रेस्क्यूएशन के बाद, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के बाद। अगर किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, इफ़ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वाउंड, उसके जख्म से या फिर उसको उसको जो घाव लगे हैं वो उससे जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे हमें रोकने के लिए उस घाव को हमें किसी चीज़ से कवर करना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक पैड लगाना पड़ेगा वहाँ पे, और प्रेशर लगाना पड़ेगा 5 मिनट्स तक थंब से या फिर पाम से, तब तक कि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू ना हो जाए, तब तक वो खून रुक ना जाए, ब्लीडिंग रुक ना जाए। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसके लाइफ को डेंजर हो सकता है, उसका जान भी जा सकती है ज़्यादा ब्लीडिंग से। फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रेटा, हमारी बॉडी में वर्टिब्रेटा होता है, देखो उसे हम ये भी कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इफ़ बोन इज फ्रैक्चर्ड इट इज़ इसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज इमोबिलाइज्ड, मतलब अगर कोई बोन फ्रैक्चर्ड है तो उसे हमें उस बोन को हिलने देना नहीं चाहिए, उसको इमोबाइल करना पड़ेगा। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल वुडन रॉड्स, उसके हाथ पे वुडन रॉड्स बांधने पड़ेंगे, या फिर बैटन्स या फिर रूलर्स, कोई पट्टी या फिर वुडन का कोई लकड़ी बांधनी पड़ेगी हमें उसके हाथ के अराउंड। इफ़ देयर इज इम्पैक्ट ऑन द बैक और वर्टिब्रेटर कॉलम, मतलब उसके बैक पे हमें कोई इम्पैक्ट आया, उसके बैक रीढ़ की हड्डी को कुछ इम्पैक्ट आया है, रीढ़ की हड्डी टूटी है उसकी, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे हमारे बैक में, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन अ फर्म स्ट्रेचर, उसे एक जगह पे स्ट्रेचर पे लेटा देना चाहिए, उसे हिलने देना नहीं चाहिए। बर्न्स, इफ विक्टिम्स हैव बर्न्स इंजुरी, मतलब उसके कोई जलने की इंजुरी है या फिर जल के उसको कोई घाव हुए है। इफ़ इट बेनिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर एटलीस्ट 10 मिनट्स, मतलब अगर उसके शरीर पे कहीं जला है तो उसे उस पार्ट को हमें क्लीन और साफ और ठंडे पानी के नीचे कम से कम 10 मिनट तक रखना चाहिए। फॉर इंजर्स लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन द राइस मेथड रेमेडी शुड बी अप्लाइड, मतलब किसी को स्प्रेन्स आ गए, मोच आ गई या फिर ट्विस्टिंग हो गई तो उसे हमें राइस में रेमेडी से ठीक करना होगा। चलते चलते मोच आ जाती है ना, वैसे रेस्ट, राइस का आर क्या किसके लिए स्टैंड करता है, रेस्ट के लिए। अलाउ द विक्टिम टू सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन, उसको हमें एक रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठने के लिए बोलना होगा। लेकिन आई किसके लिए स्टैंड करता है, आइस। अप्लाई आइस पैक ऑन इंजर्ड पार्ट, हमें उसे एक आइस से सेकना पड़ेगा, बर्फ़ से सेकना पड़ेगा। कंप्रेशन, सी किसके लिए स्टैंड करता है, कंप्रेशन के लिए। आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली, मतलब आइस पैक लगाने के बाद उसे हमें मसाज करना पड़ेगा उस पार्ट को। एलिवेट, ई किसके लिए स्टैंड करता है, एलिवेट के लिए। द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट राइज्ड एंड एलिवेटेड पोजेस, मतलब उस इंजर्ड पार्ट को उठा के रखना पड़ेगा ज़मीन से। हाउ द ट्रांसपोर्ट विक्टिम एंड पेशेंट्स, हाउ टू ट्रांसपोर्ट, देखो यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे PDF में, ट्रांसपोर्ट का स्पेलिंग होता है TRANSPORT, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो फर्स्ट मेथड है क्रैडल मेथड, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स, देखो ये है क्रैडल मेथड। और कैरिंग पिग्गी बैक, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, देखो ये कैरिंग पिग्गी बैक है, उसको पीठ पे उठाना पड़ता है, जो अंडरवेट विक्टिम्स होते हैं उनको ऐसे उठाना होता है। ह्यूमन क्रच मेथड, देखो ह्यूमन क्रच, इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद मिनिमम लोड ऑन अदर लेग, देखो ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं ह्यूमन क्रच मेथड। अगर एक टांग पे या फिर एक लेग पे इंजरी है तो उस लेग पे मिनिमम प्रेशर होना चाहिए,
पुलिंग एंड लिफ्टिंग मेथड, देखो ये पुलिंग एंड लिफ्टिंग मेथड है, लिफ्टिंग मेथड, ऐसे उसको पुल करना है या फिर लिफ्ट करना है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरी के लिए एक अनकॉन्शियस पेशेंट को, मतलब जिसकी जो होश में नहीं है पेशेंट, उसको एक दूरी से, एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्ट डिस्टेंस में ले जाने के लिए। और दूसरा है कैरिंग 4 हैंड चेयर मेथड। देखो ये इसको 4 हैंड्स में चेयर बना के लेके जा रहे हैं, देखो ये चेयर बनाई उन्होंने। दिस इज़ यूजफुल व्हेन सपोर्टेड इज नीडेड पार्ट फ्रॉम बिलो द वेस्ट, मतलब उसके वेस्ट में चोट आई है, कमर में, तो हमें उसे ये इस ट्रीटमेंट से लेके जाना पड़ेगा, इस मेथड से। कैरिंग ऑन बोथ हैंड चेयर, 2 हैंड चेयर, देखो ये 2 हैंड चेयर बनाई उन्होंने, उसको अच्छी तरह से बिठाने के लिए। यूजफुल दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स बट होल्ड देयर बॉडी अपराइट, मतलब जो खुद के हाथ नहीं यूज़ कर सकते लेकिन वो खुद की बॉडी को अपराइट पोजीशन में रखना चाहते हैं। मेथड्स यूज्ड बाय फायर ब्रिगेड, देखो ये फायर ब्रिगेड के मेथड है लोगों को उठाने के लिए, ऐसे उठाते लोगों को फायर ब्रिगेड वाले। दूसरा स्ट्रेचर, किसी को अगर एक जगह से दूसरी जगह में इमरजेंसी में लेके जाना है तो कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज़ नॉट अवेलेबल, सो ए टेम्पररी स्ट्रेचर इज़ मेड फ्रॉम यूजिंग बैम्बू एंड ब्लैंकेट। 2 बैम्बू लेने हैं हमें, उसमें एक ब्लैंकेट बांधना है ऐसे, और वो स्ट्रेचर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अदर इमरजेंसी मेजर्स, boats are used to be civil administration to rescue trapped flood area. As the emergency measures, wooden boats and bamboo floats, air filled rubber and tube for a tire can be used for advantage. मतलब अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लड में रेस्क्यू करना है तो बोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी, बोट कन्वेंशनल नहीं है, तो हम वुडन बोर्ड से बैम्बू फ्लोट, वुडन बोर्ड भी फ्लोट करते तो वुडन बोर्ड पे भी चढ़ सकते, बैम्बू भी फ्लोट करते तो बैम्बू पे भी चढ़ के पार कर सकते। एक एयर फील्ड रबर ट्यूब भी यूज़ कर सकते जो टायर्स में होती है। अ फायर extinguisher is a portable appliance that can easily be carried anywhere. Various appliances are used to put on fire. विजिट अ फायर डिपार्टमेंट इन योर सिटी एंड कलेक्ट फ्रॉम डिटेल्स, ये आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। देखो एक्सरसाइज चालू हुई यहाँ से, मैंने आपको कोई एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। देखो हार्मफुल वेस्ट इसमें से कौन से है, हार्मफुल वेस्ट है इसमें से, देखो हार्मफुल वेस्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये हार्मफुल वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा है, लेफ्ट ओवर फूड एंड वेजिटेबल पीलिंग्स। अर्बन वेस्ट कौन सा है, अर्बन वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा है, केमिकल एंड पिगमेंट एंड ऐश। अर्बन वेस्ट कौन सा है, ग्लास एंड रबर एंड कैरी बैग्स। बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा है, बैंडेजेस एंड कॉटन नीडल्स एक्सेट्रा। Complete the statements using the given options and justify those statements. Of the abiotic factors that affect its biodiversity is far most important is देखो a description of the climatic conditions of a short duration in a particular area is weather. Irrespective of progress of human beings, we have to think about climate. Establishment where climatic factors are recorded are observatory. ये इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफिक नहीं फेवरेबिलिटी है, यहाँ का फेवरेबिलिटी आंसर है। आंसर द फॉलोइंग आप कर सकते हो। सो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे कुछ पिछले वीडियोस भी देखिए 9th क्लास के साइंस के रिगार्डिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ और अपने स्टूडेंट सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।
इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सो बाय बाय गाइस।